तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकृतिवादी शिक्षा। और प्रकृतिवादी शिक्षा के इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा देने की बात करते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रकृतिवाद में क्या बताया गया। तो प्रकृतिवाद क्या है, ये हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकृतिवाद क्या है और उसकी शिक्षा सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार से शिक्षण सिद्धांतों की बात वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद की शिक्षा क्या है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो विचारक हैं, ठीक है, प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान की को शिक्षा नहीं मानते हैं। ये पुस्तकीय ज्ञान के विरोध में हैं और कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान की शिक्षा सिर्फ हमें रटने की प्रवृत्ति का पर बल देती है, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं करती है। इसलिए प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान के या पुस्तकीय ज्ञान की शिक्षा का विरोध करते हैं। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये उसको शिक्षा मानते हैं जो मनुष्य को अपने जीवन को सुखद बनाने में और उसको आसानी के साथ आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए जो शिक्षा उपयोगी होती है उसी को ये शिक्षा मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा को ये शिक्षा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवादी शिक्षा है, प्रकृतिवादी शिक्षा ने ही व्यवहारवाद को जन्म दिया। आपने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को पढ़ा होगा, वाटसन का नाम आपको याद होगा। और व्यवहारवाद से जुड़े हुए हमारे और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं। तो यहाँ पे प्रकृतिवादी जो शिक्षा है इसने ही व्यवहारवाद को जन्म दिया, जो मानव व्यवहारों का अध्ययन उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। ठीक है, तो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो वो जन्म से लेकर पैदा होता है, यानी कि कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसे व्यवहार जो मनुष्य जन्मजात करता है, उन्हें ही मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी परिभाषा दी है और उस परिभाषा में इन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ इन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समायोजन स्थापित करना। तो हमारी कुछ अंतः शक्तियाँ होती हैं जो हम जन्मजात लेके इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनका बाह्य जीवन से समायोजन स्थापित कर लेना ही शिक्षा है। जब हम अंतः शक्तियों का प्रयोग बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित करने में, उनमें समन्वय स्थापित करने में करते हैं, तो वो उस प्रकार की जो शिक्षा हमें मिलती है वही वास्तविक शिक्षा है। पुस्तकीय शिक्षा हमारी वास्तविक शिक्षा नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपने इस परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए देख लेते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो प्रकृतिवादी शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण मतलब कि जो हमारी आदतें होती हैं, जो जन्मजात आदतें होती हैं, तो जैसा हमें पता है कि मनुष्य में पशु मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि मानव का विकास पशु के माध्यम से हुआ है, ये हमारा विज्ञान कहता है कि मानव का विकास किसी, जैसे कि कहते हैं वानर की प्रजाति से मनुष्यता की ओर हम लोग बढ़े हैं। तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हमारे अंदर पशुता की द्योतक होती हैं। तो उन प्रवृत्तियों को हम ऐसे कार्यों में लगा दें जिससे कि हमारे जीवन का सार्थकीकरण हो सके, तो उसको ही कहा जाता है मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे कुविचार होते हैं, कुप्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे प्रेम की जो भावना है। ठीक है, तो प्रेम की भावना में कभी कभी व्यक्ति हिंसक भी हो जाता है। ठीक है, तो उस हिंसा को जब हम संवेदना में परिवर्तित कर दें या हम उसे कवि, लेखक या साहित्य की ओर कर दें, दर्शन की ओर उसे उन्मुख कर दें, तो इस प्रकार से जो हमारी पशुता की मूल प्रवृत्ति है वो मानव के उद्धार के लिए, मानव के कल्याण के लिए हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी मानव की मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनका मार्गांतरीकरण किया जाता है। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है जीवन संघर्ष की योग्यता का विकास। तो जैसा कि विज्ञान में कहा गया है, जब हम पढ़ते हैं विकासवाद का सिद्धांत, तो उसमें कहा गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसी का प्रकृति वर्ण करती है। तो मनुष्य
में कुछ ऐसी शारीरिक योग्यताओं का, मानसिक योग्यताओं का विकास कर देना जिससे वो जीवन के संघर्षों को चुनौती के तौर पे ले और उनमें अपनी विजय हासिल करे, उनमें विजय स्थापित करे। तो इस प्रकार के कुछ गुणों का विकास करना ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तीसरा है हमारा पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करना। ठीक है, तो जैसे कि पर्यावरण मतलब कई प्रकार का पर्यावरण होता है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण भी होता है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर ऐसे गुणों का विकास करना, ऐसे योग्यताओं का विकास कर देना जिससे वो सामाजिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण सभी जगह अपने आप को स्थापित कर सके, अपना अनुकूलन स्थापित कर सके। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास करना भी प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, और क्या बताया गया है, और उद्देश्य क्या है शिक्षा का, तो वो है पूर्ण जीवन की तैयारी। ठीक है, तो पूर्ण जीवन की तैयारी में सिर्फ अगर हम कहें कि कुछ रटे रटाए सिद्धांतों को रट लेना ही किसी व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। जीवन और पुस्तकीय ज्ञान में अंतर होता है। जो हम वास्तव में जो ज़िंदगी जीते हैं समाज में रह के, उसका पुस्तकीय जीवन से काफ़ी दूर का रिश्ता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा देना, ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा देना बच्चों को, मनुष्यों को, जिससे वो अपने संपूर्ण जीवन को, चाहे वो भौतिक जीवन हो या फिर सांसारिक जीवन हो या फिर कह सकते हैं आर्थिक जीवन हो, ठीक है, अर्थ उपार्जन के लिए भी उसको तैयार करना है, व्यावसायिक दृष्टि से भी उसको तैयार करना है, शारीरिक रूप से उसको हष्ट-पुष्ट बनाना है, मानसिक रूप से उसे स्वस्थ बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तो हमारा 5वां जो उद्देश्य है वो पूर्ण जीवन की तैयारी। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति को संपूर्णता के साथ जीने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, फिर है वैयक्तिक विकास पर बल। तो प्रकृतिवादी जो शिक्षा है ये सामूहिक शिक्षा या सामूहिक विकास की बात नहीं करता। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मतलब कि एक अद्वितीय छवि है, प्रकृति की एक अद्वितीय अनुकृति है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक बालक में अलग अलग योग्यताएं हो सकती हैं। तो उन योग्यताओं के विकास के लिए उन्हें वैयक्तिक विकास या वैयक्तिक शिक्षा देनी चाहिए, सामूहिक शिक्षा के पक्षधर नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पाठ्यचर्या में क्या बताया गया है। तो पाठ्यचर्या में कहा गया है कि जो प्रकृतिवादी भौतिक जीवन है, ठीक है, जो प्रकृतिवादी हैं ये भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी क्या करते हैं, भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं, इसलिए उसी की रक्षा और विकास पर सबसे अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो ये भौतिकवादी जीवन यानी कि ऐसा जीवन जिसको हम महसूस करते हैं, देखते हैं, जीवन में जिन चीज़ों को हम लगातार अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, वो जीवन ही वास्तविक है। कोई भी ऐसा जीवन, कोई भी ऐसा लोक, कोई भी ऐसा अन्य जैसे कह सकते ईश्वरीय शक्ति जैसी किसी भी चीज़ को ये मानते नहीं हैं। इनका मानना है जो वास्तव में इस जीवन में हो रहा है, हम जिसे अनुभव कर पा रहे हैं, वही वास्तविकता है, इसलिए उसी की रक्षा एवं विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये अपनी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा विज्ञान को प्रमुख स्थान देते हैं। ठीक है, और भाषा, साहित्य, धर्म एवं दर्शन को ये गौड़ स्थान देते हैं। तो जैसा कि इनका मानना है कि भौतिक जगत को ये अधिक महत्व देते हैं, तो भौतिकता से जुड़ी ही इनकी शिक्षा की जो पाठ्यचर्या होगी वो भी वैसे ही होगी। तो विज्ञान क्योंकि भौतिकता पर बल देती है, यथार्थ पर बल देती, तो इन्होंने विज्ञान में को अपने शिक्षण सिद्धांत पाठ्यचर्या में लिया है। और क्योंकि शारीरिक विकास को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि मानव का विकास करेंगे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए शारीरिक शिक्षा को भी महत्व देते हैं। उसके पश्चात ये भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन को स्वीकारते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख तौर पे क्या करते हैं, ऐसी शिक्षा जिससे मानव के शरीर का शारीरिक विकास हो, उसके भौतिक जो भी संसाधन है, भौतिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति हो, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या बताया गया है।
तो प्रकृतिवादी जो शिक्षण सिद्धांत हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं ज़रा सा कि प्रकृतिवादी शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। तो प्रकृतिवादी ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण की बात करते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियाँ आपको पता होंगी 5 होती हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की, यानी कि उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभवों को प्राप्त करना, उनके माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना, तो इसलिए उनके प्रशिक्षण की बात प्रकृतिवादी करते हैं। अनुभव एवं खेल द्वारा शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। प्रकृतिवाद में क्या कहा गया, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि छात्र या बालक अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके, खेलों के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि जो अनुभव स्वयं के जो अनुभव होते हैं और जो खेल के मैदान में हमारे अनुभव होते हैं, सांसारिक जीवन से जुड़े हमारे अलग अनुभव होंगे, खेल के मैदान से जुड़े अलग अनुभव होंगे, विद्यालय से जुड़े हमारे अलग अनुभव होंगे, तो वो सारे अनुभव के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वही शिक्षा हमारी वास्तविक शिक्षा होती है। और ये शिक्षा किसके माध्यम से मिलेगी, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिलेगी। तो इससे ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब क्या है कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ें बालकों को पहले से ज्ञात हैं, पहले से पता है, उनके माध्यम से उन चीज़ों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिनको वो नहीं जानते, यानी कि उनमें आपस में एक क्रम होना चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, ताकि वो अज्ञात से ज्ञात वस्तुओं से अज्ञात वस्तुओं की ओर जा सकें, ठीक है। फिर मूर्त से अमूर्त, ये दोनों ज्ञात और अज्ञात, मूर्त और अमूर्त दोनों एक ही का पर्याय लग रहे हैं। तो मूर्त वस्तुएं, जैसे कि अगर हम बात करें कि इतिहास के टॉपिक में जैसे हम बात करते हैं कि लाल किला ऐसा है, ताजमहल ऐसा है, तो यदि हम लाल किला या ताजमहल जैसी जगहों पे बच्चों को ले जाते हैं, भ्रमण के लिए ले जाते हैं, उसका वो निरीक्षण करते हैं, स्वयं अनुभव उसका प्राप्त करते हैं, तो उसके संबंध में यदि हम कभी दोबारा उस पर चर्चा करेंगे तो वो पुनः उनकी स्मृति में आ जाएगा। तो पहले वो ज्ञात था, पहले वो मूर्त था, और उसके पश्चात अज्ञात या अमूर्त की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो वही ये कहते हैं कि हमें ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त शिक्षा सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा देते समय करना चाहिए, ठीक है। और इनके आधार पर अनेक शिक्षण प्रणालियों का जन्म हुआ। कौन कौन सी शिक्षण प्रणालियों का जन्म हुआ, जैसे कि अन्वेषण, डाल्टन, प्रत्यक्ष और निरीक्षण विधि। अन्वेषण विधि यानी खोज विधि, डाल्टन प्रणाली का विकास किया, प्रत्यक्ष विधि का भी विकास किया गया और निरीक्षण विधि का विकास किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षण सिद्धांतों की बात इसमें की गई है, शिक्षण विधियों की बात इसमें की गई है। तो ये हो गया हमारा प्रकृतिवादी शिक्षा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूसो हैं वो उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में क्या कहा है, उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में कहा है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं ये क्या हैं, ये पुरुष की सहचरी हैं। सहचरी मतलब सेविका हैं, ठीक। तो महिलाओं के लिए इन्होंने जो शिक्षा की बात की है, तो महिलाओं की शिक्षा में इन्होंने कहा है कि उनको गृह विज्ञान में दक्ष होना चाहिए, यानी गृह कला में उन्हें दक्ष होना चाहिए। और इसके अलावा अब क्योंकि वो सेविका है तो उसे पुरुष की आज्ञाओं का उसके सुख दुख का अनुभव होना चाहिए और उसके अनुरूप ही उसे कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने कही है कि प्रकृति की ओर लौटो। हम सांसारिकता में फंस गए हैं, प्राकृतिक अनुभवों को भूल गए हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से हटके प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए, ये रूसो का कहना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि कभी भी कोई शिक्षक किसी शिक्षार्थी को शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दूषित वातावरण में है, समाज दूषित है, समाज में आके इस संसार में आके प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाती है। परमपिता परमेश्वर के हाथों में प्रत्येक वस्तु अपने पवित्रतम रूप में होती है, जैसे ही वो संसार में आती है तो वो प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि शिक्षक भी समाज का अंग है, तो वो भी दूषित है। वो दूषित व्यक्ति किसी दूसरे को कैसे शिक्षा देगा, दूषित शिक्षा देगा। इसलिए कभी किसी शिक्षक को ज़्यादा शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति स्वयं व्यक्ति को शिक्षित कर देगी, ये रूसो का मानना है, ठीक है। तो ये रही कुछ जानकारी प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।